शालिनी ने दिखाया अपना असली रूप, उड़ गए करण कुलकर्णी के होश। इस वक्त तक तो शिव प्रसाद देशमुख भी शौक में आ गया था कि क्या ये मेरी ही मिसेस है, क्या ये शालिनी देशमुख है या फिर कोई मुंबई की खुफिया एजेंट। शालिनी जिस तरीके से गुंडों को सबक सिखाती है ये कोई आम महिला नहीं सिखा सकती। लेकिन शालिनी की सच्चाई जानने के बाद करण कुलकर्णी ने पांव पीछे नहीं रखे, बल्कि शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख के साथ कुछ ऐसा किया जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक था। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है करण कुलकर्णी से, जो कि सब्जी मार्केट में आया होता है। इस मार्केट को देखकर आराध्या को तो घिन आ रही थी। आराध्या कहती है कि कितना गंदा है पापा ये, अरे यहाँ पर कितना कीचड़ है, ऐसी जगह हम क्यों आए, यहाँ पर तो हमारे मेड लोग आते हैं ना सब्जी लेने के लिए। कबीर कहता है कि आराध्या तुम 2 सेकंड रुको डैड, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आज आप इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। शालिनी के घर पे भी भिंडी टमाटर मिर्ची पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। करण कुलकर्णी कहता है कि समझ जाओगे, तुम धीरे धीरे करके पूरी बातें समझ जाओगे। सबसे पहले तुम इस पूरी मंडी में उस व्यक्ति को ढूंढो जो कि मिर्ची और भिंडी साथ में बेच रहा है, क्योंकि वही व्यक्ति है जो कि हमें परशुराम तक पहुंचने में मदद कर सकता है। यह लोग चारों तरफ छानबीन करते हैं और इन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है। करण कुलकर्णी उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर भिंडी और मिर्ची तुम्हारे अलावा और कौन कौन बेचता है। वो व्यक्ति कहता है कि भाऊ यहाँ पर भिंडी और मिर्ची सबसे ताजा और सबसे अच्छी मैं ही बेचता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं बेचता। आसपास के सभी लोगों में पूछ लेना कि मैं कौन हूँ, क्योंकि सभी लोग मुझसे ही भिंडी ले जाते हैं, मैं भिंडी का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। उसी वक्त करण कुलकर्णी कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आज के दिन तुमसे भिंडी किस किस ने ली। व्यक्ति कहता है कि ये क्या बोल रहे हो, मुझे याद थोड़ी ना है कि आज के दिन किस किस ने ली, बहुत सारे जने आए थे। उसी वक्त करण कुलकर्णी कहता है कि याद करने की कोशिश करो, आज तुमसे भिंडी किस किस ने ली है। उसी वक्त वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, एक पास के गणेश भाऊ थे, एक शिव भाऊ थे। करण कुलकर्णी कहता है शिव प्रसाद देशमुख, शिव प्रसाद देशमुख। मैं सही था कि शिव प्रसाद देशमुख यहाँ पर आया होगा 1 किलो भिंडी लेने के लिए। इतने में वो आदमी कहता है कि अरे भाऊ, अगर आपको सब्जी नहीं लेनी तो आप यहाँ से चले जाओ ना। करण कुलकर्णी कहता है कि 6000 रुपए में तेरी पूरी सब्जियां खरीद लूंगा। कितने की है वैसे सब्जियां? व्यक्ति कहता है कि हाँ भाऊ 6000 रुपए की ही है। करण कुलकर्णी कहता है मैं 6000 की सब्जियां खरीद लूंगा, पहले तू मुझे ये बता कि उस व्यक्ति का नाम शिव प्रसाद देशमुख ही था या नहीं। सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतनी तहकीकात क्यों कर रहे हैं, वैसे भी आज बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, इसलिए आपको जो सामान लेना है वो ले लीजिए और यहाँ से चले जाइए। करण कुलकर्णी कहता है लड़ाई झगड़े, आखिर हुआ क्या है? इतने में पास वाला व्यापारी आता है और कहता है कि क्या हुआ भाऊ, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? करण कुलकर्णी कहता है कि ये आदमी कह रहा है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए थे, आखिर यहाँ पे हुआ क्या था, मुझे सारी चीजें जाननी है। वो व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हुए थे और एक आदमी ने कई सारे गुंडों को पीटा, ऐसा मारा कि वह गुंडों को उनकी नानी याद आ गई। ये बात सुन के करण कुलकर्णी समझ जाता है कि ये वही गुंडे हैं, लेकिन इसे मारा किसने? कहीं वो शिव प्रसाद देशमुख या फिर परशुराम, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शक सही हो। इसलिए करण कुलकर्णी उस व्यक्ति से कहता है कि कौन था वो, आखिर वो व्यक्ति कौन था? अब जो सामने वाला व्यापारी था वो पीछे की साइड देखता है और उसे शिव प्रसाद देशमुख नजर आता है। शिव प्रसाद देशमुख कहीं ना कहीं उस व्यापारी को डरा रहा था और इशारों ही इशारों में साफ तौर पे कह रहा था कि अगर मेरा नाम लिया ना तो तेरी भी हालत में उन गुंडों की तरह कर दूंगा जो कि 2 घंटे पहले यहाँ पर आए थे माहौल को बिगाड़ने के लिए। वो व्यक्ति आंखों ही आंखों में समझ जाता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। करण कुलकर्णी से रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि रुक जा, मुझे सच तो बता के जा, लेकिन वो व्यक्ति चुपचाप वहां से फरार हो जाता है। करण कुलकर्णी अपना मुंह घुमाता है और जो भिंडी का व्यापारी था उससे बातचीत करने लगता है। वह उससे पूछता है कि मुझे बता, क्या वो शिव प्रसाद देशमुख था? शिव प्रसाद देशमुख। अब ये जो व्यापारी था ये भी पीछे देखता है तो उसे शिव भाऊ दिख जाते हैं, लेकिन शिव भाऊ के हाथ में गन थी। शिव भाऊ इशारों में कह रहे थे कि तू एक बार मेरा नाम ले तो सही, उसके बाद तेरे जो हस्न होगा ना वो तेरे परिवार वाले भी पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए यह व्यापारी भी डर जाता है, कहता है कि नहीं, शिव प्रसाद देशमुख थोड़ी ना, वो तो शिव भाई पटेल थे, पास ही के चौल में रहते हैं। करण कुलकर्णी कहता है कि झूठ बोल रहा है तू झूठ बोल रहा है, वो शिव प्रसाद देशमुख ही था, मुझे अच्छे से याद है वो शिव प्रसाद देशमुख ही था। व्यक्ति कहता है कि नहीं ना भाऊ, मैंने आपको कहा ना कि वो शिव भाऊ पटेल थे। देखो आपको सब्जियां लेनी है तो ले, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। करण कुलकर्णी अपना फोन निकालता है और शिव प्रसाद देशमुख का फोटो दिखाता है, कहता है कि यही था ना वो व्यक्ति। व्यापारी कहता है कि नहीं, ये नहीं थे, आपको सब्जियां लेनी है या नहीं? करण कुलकर्णी कहता है कि जब तक तू मुझे सच नहीं बताएगा मैं तेरे यहाँ से सब्जी नहीं लेने वाला। उसी वक्त करण कुलकर्णी कोने में जाता है और सीधे फोन घुमाता है मनीष दीक्षित को। मनीष दीक्षित को फोन घुमाकर कहता है कि ये शिव प्रसाद देशमुख और शालिनी के आसपास में जो भी पुलिस थाना है ना उसके टॉप ऑफिसर को कॉल करो, क्योंकि आपकी वहां पर पहचान है, और कॉल करके मुझे जानकारी निकाल के दो कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, कि इस मंडी में कुछ गुंडे पकड़े गए और अगर पकड़े गए तो उन्हें मारा किसने, मुझे सारी जानकारी चाहिए। मनीष दीक्षित कहता है कि ठीक है मैं जानकारी निकाल कर दे दूंगा, मेरी अच्छी खासी पहचान है, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि आपको ये जानकारी क्यों चाहिए। करण कुलकर्णी कहता है कि शिव प्रसाद देशमुख और परशुराम, मुझे ये दोनों कहानियां अलग अलग नहीं लगती, ये कहानियां मुझे एक लगती है। इतना कहकर करण कुलकर्णी कॉल को काट देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं
मनीष दीक्षित को, जो कि ओमकार और सक्षम को बुलाता है ताकि इन दोनों को पुलिस स्टेशन भिजवाकर सारी की सारी जानकारी वह निकला सके। अब क्योंकि करण कुलकर्णी का आदेश आया है तो इसे मानना ही पड़ेगा। इस तरफ नम्रता कहती है कि एक मिनट, आप ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं? आपको क्या लेना देना कि वहां पर गुंडे आए थे नहीं आए थे, शालिनी के पति ने ये किया वो किया, आखिर आप शालिनी के पति के बारे में इतनी चीजें क्यों जानना चाहते हैं? मनीष दीक्षित कहता है कि मैं नहीं जानना चाहता, मतलब मैं भी जानना चाहता हूँ लेकिन कोई और भी जानना चाहता है। नम्रता कहती है कौन जानना चाहता है? मनीष दीक्षित कहते हैं हमारे समधी जी यानी करण कुलकर्णी। ये बात सुन के नम्रता के पांव तले जमीन खिसक जाती है। नम्रता कहती है लेकिन वह तो शिव प्रसाद देशमुख और शालिनी के दुश्मन है ना, आखिर वह क्यों शिव प्रसाद देशमुख के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे? मनीष दीक्षित कहता है कि मुझे जो शक है शायद करण कुलकर्णी को भी वही शक है कि कहीं वो शिव प्रसाद देशमुख ही परशुराम तो नहीं, या फिर उसका कोई ना कोई लिंक उस परशुराम से जरूर है, क्योंकि जब शिव प्रसाद देशमुख गायब हुआ था उस वक्त हमें परशुराम की भी कोई खबर नहीं थी, और जब अचानक से शिव प्रसाद देशमुख लौट आया तो परशुराम भी लौट आया। आखिर ये कैसे संभव है? कोई ना कोई झोलमाल जरूर है। इसलिए मनीष दीक्षित ओमकार और सक्षम दोनों को ही पुलिस स्टेशन के लिए भेज रहा होता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर आ जाती है भूमिका। भूमिका ताली बजाते हुए आती है और कहती है कि वाह वाह वाह, अब आप लोग उस बेचारे शिव प्रसाद देशमुख और उसके परिवार को जीने भी नहीं दोगे, पुलिस में कंप्लेन करने जा रहे हो। मनीष दीक्षित कहता है कि तुम इन सारे ही मामलों से दूर रहो भूमिका, अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकती ना तो कम से कम हमारे खिलाफ तो खड़ी मत रहो। भूमिका कहती है कि यहाँ पर साथ देने की तो कोई बात है ही नहीं, मैं कभी भी मुजरिमों का साथ नहीं दूंगी। ये मेरे पति है ना ओमकार, ये भी मुजरिम ही है। जब मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है फिर भी ये मुंह बंद करके चुपचाप खड़े हैं। उसी वक्त ओमकार कहता है कि तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ भूमिका, दादा ने कह दिया ना एक बार कि पुलिस स्टेशन जाना है तो मतलब जाना है। भूमिका कहती है इतना सब कुछ होने के बाद भी आप चुप ही रहेंगे? इस वक्त तक नम्रता को इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि वो भूमिका पर हाथ तक उठाने वाली होती है, क्योंकि भूमिका ने यह कह दिया था कि मनीष दीक्षित को तो मैं जेल भिजवाऊंगी। अब नम्रता तो 100% मनीष दीक्षित का ही साथ देती है, इसलिए वो भूमिका पे बस हाथ उठाने ही वाली होती है कि उसी वक्त उसका हाथ रुक जाता है और भूमिका की आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं। भूमिका कहती है कि जिस घर में लक्ष्मी के आंखों से आंसू बहते हैं ना, वह घर कभी भी पनप नहीं सकता, वह घर कभी भी ऊपर उठ नहीं सकता, वो हमेशा दुख दर्द और पीड़ा के बादलों से ही ढका रहेगा। इस वक्त मनीष दीक्षित हाथ जोड़ के कहता है कि प्लीज यहाँ से चली जाओ भूमिका, प्लीज यहाँ से चली जाओ। भूमिका गुस्से गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन इस वक्त तक घर का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। खैर अगले ही सीन में हम वापस से करण कुलकर्णी और उसकी पूरी पलटन को देखते हैं, यानी करण कुलकर्णी, आराध्या और कबीर कुलकर्णी। ये लोग घर जाने की बजाय एक गार्डन में जाते हैं, क्योंकि उस गार्डन में खेल रहा था शिव प्रसाद देशमुख और शालिनी देशमुख का बेटा चिंटू। चिंटू को मेसी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो मेसी की टी शर्ट पहनकर वहां पर फुटबॉल खेल रहा होता है, लेकिन उसे कहाँ पता कि उसके सामने एक बवंडर आने वाला है। करण कुलकर्णी कबीर से कहता है कि ये देखो, ये रहा हमारा हुकुम का इक्का। उसके बाद करण कुलकर्णी सीधे चले जाता है चिंटू के पास, और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहाँ पे समाप्त हो जाता है। खैर आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।